यात्रा से जुड़ा हुआ है। 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी भूटान में हैं। लेकिन भूटान भारत के लिहाज से रणनीतिक तौर पर कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और भूटान की जमीन पर कहां कहां चीन की नजर है और उस नजर से बचने के लिए भूटान को भारत की क्यों जरूरत है, उसके ऊपर भी डिटेल से बातचीत आज हम करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान और तालिबान की सीमा के ऊपर झड़पें लगातार जारी हैं। वो तालिबान जिसे पाकिस्तान ने 20 साल तक पाला, वो तालिबान जिसको पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता था, अब वो काबू से बाहर हो चुका है और वो सीधा इस्लामाबाद को चुनौती दे रहा है। इसी बीच जब तालिबान ने अपने तेवर दिखाए तो शहबाज शरीफ के रक्षा मंत्री ये बोलते हुए नजर आए कि हम जंग नहीं चाहते। इसके ऊपर डिटेल से आगे बातचीत करेंगे। क्या कुछ असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत अफगानिस्तान का जो व्यापार है, जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरता है, उसके ऊपर हम रोक लगा देंगे। कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की आज कोशिश होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, भूटान के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री टोबैगो ने पीएम मोदी को गले से लगाया। भारत भूटान संबंधों को मजबूत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भूटान की जमीन पर लगातार घुसपैठ कर रहा है चीन। के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री टोबैगो ने पीएम मोदी को गले से लगाया। भारत भूटान संबंधों को मजबूत करेंगे पीएम मोदी। भूटान की जमीन पर घुसपैठ कर रहा है चीन। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर भूटान में हैं, बड़ी खबर आपको बता दें। और प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर है ये, प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इस सर्वोच्च सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ ब्र्यूक ग्याल्पो। इस अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को भूटान ने सम्मानित भी किया है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी मैं आपको दे दूं, फिर एक मैप भी आपको दिखाऊंगा ताकि तस्वीर क्लियर हो सके कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा रणनीतिक तौर पर भारत के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी, भूटान के 2 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी हैं। भूटान के पीएम शेरिंग टोबैगो ने उनका स्वागत किया है। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक से उनकी मुलाकात। भारत भूटान संबंध और मजबूत होंगे। ऊर्जा संरक्षण और खाद्य सुरक्षा को लेकर समझौता होगा। भारत भूटान में व्यापार और सुरक्षा को लेकर संधि है। पहले संधि में विदेश नीति भी थी, लेकिन फिर इसे विदेश नीति को बाहर कर दिया गया। लेकिन अभी भी व्यापार और सुरक्षा को लेकर जो है भूटान भारत के ऊपर निर्भर है। अब एक मैप आप जल्दी से देख लीजिए। भूटान की जमीन पर चीन की नजरें हैं। पहले भारत और भूटान और चीन का ये जो एक और हमारे पास ग्राफिक्स है, इसको समझ लीजिए। भूटान चीन का 600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। भारत भूटान का 699 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। भूटान की जमीन पर चीन कर रहा है कब्जा। 2021 में चीन भूटान का 3 स्टेप रोड मैप, जिसके जरिए वो अपने विवादों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इस मैप पे आ जाइए। यहां पर आपको डोकलाम दिखाई पड़ेगा। 2017 आपको याद होगा जब आमने सामने भारत और चीन की सेना हो गई थी। ये वही डोकलाम है। भूटान की जमीन है, चीन की नजरें हैं, चीन इस पे कब्जा चाहता है। जकारलुंग, जहां पर चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है,
चीन का दावा है ये उसकी जमीन है। पासमलुंग ये भी चीन यहां पे दावा कर रहा है। खबरें यहां तक हैं कि चीन ने अंदर घुसकर कई जगह पर बॉर्डर विलेज यहां पर भी बना लिए हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भारत के लिहाज से और चिंताजनक है, सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर कभी चीन ने दावा नहीं किया था, लेकिन अब चीन इस जगह के ऊपर भी दावा कर रहा है। कई अहम पॉइंट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ, मेजर जनरल पीके सहगल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेश मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप। जय हिंद आपको भी। जय हिंद। मेजर जनरल पीके सहगल सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय भूटान का यह दौरा रणनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उस वक्त जिस वक्त चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपने दावे जता रहा हो, जिस वक्त चीन एलएसी पर मॉडर्न विलेज बना रहा हो, चीन की सीमा के अंदर घुसपैठ कर रहा हो। क्या संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के जरिए बीजिंग को दिया है सर? देखो, जहां तक भूटान का ताल्लुक है, स्ट्रेटेजिकली भूटान हिंदुस्तान के लिए बहुत ही वाइटल है। क्योंकि अगर आप देखो, पहले मैं सिक्किम में 8 साल मैंने नौकरी की है और मैं वहां पे पहली बार हेलीकॉप्टर पायलट था, दूसरी बार हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर था। मेरे बड़े भाई वहां के जीओसी थे। वो वास्तव में जो डोकलाम एरिया है स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है चीन के लिए, क्योंकि जो चुंबी वैली है, चुंबी वैली नीचे है, उसका जो ईस्टर्न शोल्डर है वहाँ पूरे हिंदुस्तान की फौज है। जो सदर्न शोल्डर है वहाँ डोकाला पास है, वहाँ भी हिंदुस्तान की फौज है। वेस्टर्न शोल्डर जो है वो भूटान का हिस्सा है। चीन उसके डोकलाम प्लेटो को ऑक्यूपाई करना चाहता है, क्योंकि एक जो हिंदुस्तान की डोमिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, डोकलाम प्लेटो जो है उसमें से 5 स्पर निकलते हैं, जिनको 5 फिंगर्स कहा जाता है, और वो 5 स्पर जो है वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते हैं, जिसके माध्यम से चीन जो है कई तरीके से हिंदुस्तान में घुसपैठ कर सकता है। चिकन नेक के एरिया को डिमोलिश कर सकता है, फिर कंप्लीटली 33 कोर जो है उसको बाईपास कर सकता है। सो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चीन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। और चीन इसी को निगाह में रखते हुए बड़े पैमाने पर वहां कब्जा कर रहा है, मॉडर्न विलेजेस बना रहा है, उसने मिसाइल लगा दिए, वहां पे हेलीपैड बना दिए, बहुत फौज तैनात कर दी है। और वो चीन साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट है जो भूटान अरुणाचल बॉर्डर है उसके ऊपर भी, क्योंकि उसके माध्यम से वो अरुणाचल को में दखल अंदाजी कर रहा है बड़े पैमाने पर। और आपको याद होगा तो आज नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन सब जगह से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा दिया गया है, लेकिन 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल की जो भूटान के साथ मिलती है, और जहां चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, जहां चीन इंसर्जेंसी को इंसाइट करने की कोशिश कर रहा है, वहां से हमने नहीं हटाया। तो वास्तव में अच्छा, दूसरा, अगर आपको याद होगा कि 1954 में मो से तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ उसने अपनी हाथ की हथेली दिखाई थी और कहा था ये 5 उंगलियां जो है ये अरुणाचल को, भूटान को, सिक्किम को, नेपाल को और लद्दाख को जाहिर करती है। और उन्होंने कहा कि हम हर हालत में इन सबको लेकर रहेंगे। इसलिए चाइना जो है बहुत बड़े पैमाने पर भूटान के ऊपर थ्रेट पोज करता है, और वो कह रहा है कि जहां तक डोकलाम प्लेटो है इसको वो छोड़ेगा नहीं, और इसके बदले में वो वेस्टर्न भूटान में चीन जो है बड़े पैमाने पर जमीन देने के लिए तैयार है। लेकिन डोकलाम हिंदुस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि भूटान को कोई भी कदम नहीं उठाना जिससे हिंदुस्तान की डिफेंस जो है कमजोर होती है। इसी को निगाह में रखते हिंदुस्तान की तरफ से काफी दबाव है। और अगर देखो तो भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी थी, डिफेंस पॉलिसी थी, उसको हिंदुस्तान एक किस्म से कंट्रोल करता था। लेकिन वहां भी डेमोक्रेसी आ गई है। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो भी ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रही है भूटान और चाइना के साथ में। चाइना की जबरदस्त कोशिश है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन को कायम किया जाए, अभी तक तो कायम नहीं हुए, लेकिन उनकी जबरदस्त कोशिश है। उसके माध्यम से वो BRI प्रोजेक्ट्स वहां भी ले आएंगे जो हिंदुस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। अब एक छोटी सी कंट्री में प्रधानमंत्री 2 दिन स्पेंड कर रहे हैं, बड़ा क्लियर मैसेज है कि भूटान हिंदुस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल है, और हम किसी प्रकार से भी चीन को उसमें दखलंदाजी कर नहीं सकते हैं। मैं फिर आता हूं सर, एक बार फिर आता हूं सर आपके पास में, सहगल सर फिर लौटूंगा। लेकिन एक चीज और जो डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने, जिस पे मैं बात करना चाहता हूं, 3 स्टेप रोड मैप, और हाल ही में भूटान के विदेश मंत्री ने चीन की यात्रा भी की, ऐसी खबरें भी आई। फिर
चीन के प्रधानमंत्री जो आज कह रहे थे कि वेलकम बिग ब्रदर, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, कोई प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये जो सीमा विवाद है वो भारत, भूटान और चीन का सीमा विवाद है, लेकिन उसके बाद भारत ने ऐतराज भी जताया था। तो इस लिहाज से भी हम कैसे इस यात्रा को देखें, क्योंकि कई बार भूटान की तरफ से भी बदले बदले स्वर जो हैं वो नजर आ रहे थे। देखिए राजेश जी, एक बात बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जो शीर्षस्थ स्तर के जो नेता होते हैं उनकी द्विपक्षीय जो मुलाकातें होती है, उनकी योजनाएं बहुत पहले बन जाती है और अभी कोई हाल फिलहाल जाना पड़ा हो ऐसी कोई मजबूरी दिखती नहीं है। जिसकी योजना बनी होगी शीर्ष स्तर पर बनी होगी। लेकिन आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भूटान क्या दबाव में है, क्या उसका जो 3 स्टेप समझौता है वो कहता क्या है। देखिए, एक दौर हुआ करता था जब जो भूटान है उसकी नीति बंद द्वार की नीति कही जाती थी और इसी कारण 1949 से लगातार चलता आ रहा है जब भारत जो है उसकी विदेश नीति तक देखा करता था, लेकिन 2007 में विदेश नीति को हटा दिया गया। अब आप देखिए कि इस दौर में जो भूटान है वो खुले द्वार की नीति स्थापित कर रहा है, मतलब दुनिया भर के देशों से संबंध स्थापित कर रहा है। जो भूटान है, भूटान भारत के लिए, जैसे सहगल साहब ने भी बता रहे थे, भूटान भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उस जो चिकन नेक जिसको कहा जाता है उसको लेकर उसकी जो सुरक्षा है तभी सुनिश्चित हो सकती है जबकि भारत और भूटान के संबंध मजबूत रहे। लेकिन आप देखिए कि बदलते दौर में भूटान की सामरिक नीति में गहरे परिवर्तन हुए हैं। वो डोकलाम जो भारत और भूटान के बीच का मुद्दा था, आगे चलकर भूटान ने कहीं ना कहीं 3 देशों के बीच उसको विवाद बता दिया, मतलब 3 देशों ने चीन को उसने जोड़ लिया। अब दूसरी बात है कि जो स्टेप समझौता किया है भूटान और चीन के बीच में हुआ है, उसके बाद से यह अंदेशा गहराने लगा है कि क्या जो उत्तरी भूटान है या जो भारत के तरफ के इलाके जो लगते हुए ऐसे इलाकों को लेकर क्या भूटान कोई समझौता कर लेगा। और यदि भूटान कोई समझौता चीन के साथ करता है, मान लीजिए इसको इस प्रकार ही समझिए कि जो 500 किलोमीटर तकरीबन 500 किलोमीटर की जो जमीन है जिस पर भूटान और चीन के बीच विवाद है, उसमें यदि कोई चीन से जगह लेकर डोकलाम से लगती हुई जमीन यदि चीन को दे दी जाए तो भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। और हमने ये देखा, देखिए भूटान चाहे जितना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी यात्रा हो रही मोदी जी की, लेकिन भूटान इस समय चीन के गहरे दबाव में है। चीन ने बहुत सारे गांव बसा लिए हैं। जो चीन है वो लगातार भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है, बाकायदा अमेरिका ने भी इसकी पुष्टि की है। तो भूटान पर जो दबाव है, सामरिक दबाव है, उस दबाव को कम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये कोशिशें होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से जो चीन और भूटान का कोई सामरिक समझौता नहीं हो पाए, क्योंकि यदि यह सामरिक समझौता होता है तो भारत की संप्रभुता पर यह नए संकट गहरा जाए। राजेश जी, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं पीके सहगल सर। एक चीज मैं और समझना चाहता हूं, क्योंकि हाल ही में 2-3 घटनाक्रम बड़े अहम घटे हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने एक बार अपना फिर दावा ठोका है और कहा है कि नहीं, ये तिब्बत का ही हिस्सा है और हमारा ये हिस्सा है। और फिर उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आता है कि नहीं, ये भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत का विदेश मंत्रालय भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा था, है और आगे भी रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि इससे पहले चीन को मिर्ची भी इस बात से लगी थी जब प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश ही गए थे। किस प्रकार से मौजूदा हालात में हम अरुणाचल प्रदेश को देखें, जहां पर चीन की नीति भी केंद्रित हो रही है, अमेरिका भी वहां पर भारत के साथ खड़ा हो रहा है। देखो, जहां तक अरुणाचल का ताल्लुक है, चाइना साफ तौर पर जानता है कि आज का हिंदुस्तान जो है किसी भी चीन को वहां पे दखलंदाजी नहीं करने देगा। अगर आपको याद होगा तो वहां पे एक सुमद्रोंग चू में इंसिडेंट हुआ था जिसमें चीन की को काफी बुरी तरह से एम्बेरसमेंट होना पड़ा था। 6-7 महीने में था। और जब जनरल सुंदर जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उन्होंने साफ तौर पर चीन को कहा कि हमारी जमीन अगर आप खाली नहीं करेंगे तो हम बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और उनको उनकी बात से उनको साफ तौर पर नजर आ रहा था कि हिंदुस्तान कुछ करने जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर हमने फौज का जवाब कर दिया था एंड वी शोड द इंटेंट कि हम हमला करने जा रहे हैं। और चाइनीज उस एरिया को छोड़ के चले गए और वापस नहीं आए।
अभी हमने एक्स्ट्रा डिवीजन लगा दिए, ब्रह्मोस मिसाइल लगाई है, नए एयरबेसेस लगाए हैं, नए हेलीपैड लगाए हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर फोर्सेस को जमा दी है। साथ ही साथ ईस्टर्न सेक्टर में लाइक लद्दाख में हमारे पास कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं थी। हमने एक नया स्ट्राइक कोर खड़ा किया जिसमें 90,000 ट्रूप्स है, ओके, जो वास्तव में अरुणाचल और चिकन नेक एरिया को देखेंगे। लेकिन जहां तक भूटान का ताल्लुक है, भूटान की आर्म फोर्सेस ऑलमोस्ट नील के बराबर है। वो चीन का किसी हालत में मुकाबला नहीं कर सकते। चीन घुसपैठ करता जाएगा और भूटान कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर आप देखो तो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की केवल एक इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है भूटान में, एक जो अप्रोक्सीमेटली ब्रिगेड स्ट्रेंथ है, जिसका मकसद है केवल भूटान की फौज को तो ट्रेन करना। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन भूटान जो है बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, और हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में उछाल दे रहा है उसको, ताकि वहां से पूरी बिजली खरीदे। चीन की भी नजर उसके ऊपर है। साथ ही साथ उसके बड़े जबरदस्त वाटर रिसोर्सेज है। वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी चीन की नजर है जी सर, फॉर ऑब्वियस रीजन। और जहां तक अरुणाचल का ताल्लुक है, चीन चाहता है कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करे अरुणाचल के माध्यम से। और भूटान और अरुणाचल का बॉर्डर जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिकली, बिल्कुल सीमाफी जैसे डोकलाम प्लेटो है, और इन दोनों इलाकों को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है सर। मैं आपसे जो चीज समझना चाहता हूं, पीके सहगल सर, डोकलाम जब हुआ तो भारत वहां पर जाकर खड़ा हो गया। अगर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर यहां पर भी कुछ होता है भारत वहां पे खड़ा हो जाएगा क्योंकि सीमा लगती है। लेकिन जो मेरे दिमाग में पॉइंट है, क्योंकि जकारलुंग और पासमलुंग यहां पर चीन ने काफी जो अमेरिका की सैटेलाइट भी बता रही है और अमेरिका की रिपोर्ट भी सामने आई थी कि यहां पर चीन ने अंदर घुसकर भूटान के बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। यहां पर भारत का क्या रोल हो सकता है सर, जकारलुंग और पासमलुंग में? मैं अगर आपसे समझना चाहूं, क्योंकि भूटान अपनी रक्षा के लिए भारत के ऊपर ही निर्भर है सर। देखो, हिंदुस्तान की कैपेबिलिटी टू रियली कम टू द डिफेंस ऑफ भूटान बहुत ही कम है। चीन की बहुत बड़े पैमाने पर फोर्सेस है, उसका बड़ा ओपन बॉर्डर है, और भूटान साफ तौर पे जाता है कि हिंदुस्तान बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम उसकी सहायता नहीं कर सकता, और ना ही हिंदुस्तान भूटान की वजह से चीन हिंदुस्तान की लड़ाई चाहेगा। जहां तक डोकलाम का ताल्लुक है, और वहां पे ट्राई जंक्शन है, तीनों कंट्रीज का बॉर्डर वहां मिलता है। तो हिंदुस्तान ने साफ तौर पर चाइना को कहा था कि ये जो है इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, भूटान इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है और चाइना इन्वॉल्व है। आप यूनिलेटरली यहाँ कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप यूनिलेटरली सड़कें बना रहे हो, जिस सड़क से डायरेक्ट थ्रेट था थिम्पू को, और डायरेक्ट था इंडिया के वाइटल जो आपका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको, और चिकन नेक एरिया को, इस थ्रेट को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने कहा था कि हम किसी भी हालत में आपको यहाँ सड़कें नहीं बनाने देंगे, हम एक पीस लविंग नेशन है, लेकिन अगर आपने हमारे ऊपर युद्ध थोपा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे, हम हर प्रकार से तैयार हैं। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने। लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा हालात में हम चीन को देख रहे हैं, लगातार वो फिलीपींस की जमीन पे दावा जता रहा है, खासकर समुद्री जो उसका इकोनॉमिक जोन है, कुछ ऐसा ही वियतनाम के साथ कर रहा है, कुछ ऐसा ही ताइवान के साथ चल रहा है। जापान को लेकर भी कुछ ऐसी सोच शी जिनपिंग और बीजिंग की हो रखी है। भारत को इंडो पैसिफिक जमीन के बाद इंडो पैसिफिक में घेरने की कोशिश की जा रही है। तो बीजिंग आखिरकार चाहता क्या है? क्या कुछ इस वक्त शी जिनपिंग के दिमाग में चल रहा है? अलूने जी। देखिए राजेश जी, जो अधिनायकवादी साम्राज्यवादी शक्तियां होती है वो आक्रामक होती है, वो दूसरों की जमीनों पर कब्जा करना चाहती, वो युद्ध को पसंद करने वाली शक्तियां होती है, और वो विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली ताकतें होती है। उनकी चुनौतियां उसी तरीके से होती है। आप देखिएगा कि जो चाइना है वो लगातार, इसका 8 दशकों का इतिहास देखिए, जब से 1949 के बाद से लगातार आप देखेंगे कि माओ की नीतियां, चाहे डेंग की नीतियां हो या शी जिनपिंग की नीतियां, ये बहुत ही जो आक्रामक नीतियां हैं। लेकिन इन सबके बीच बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजिंग चाहता क्या है। देखिए, बीजिंग की बहुत सोच स्पष्ट है कि वो उस मध्ययुगीन दौर में कूदा हुआ है जहां पर वो देखता है कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर उसका कब्जा है। लेकिन चीन का यदि मुकाबला करना है तो आपको सामूहिक तौर पर उसको चुनौती देना पड़ेगी। आप यदि सोचे
कि आप नेक टू नेक एक देश दूसरे देश से चीन से लड़ेगा तो वो बहुत मुश्किल लगेगा जब तक आप हिंद महासागर के जो देश है, आसियान के देश है या जो दक्षिण के देश है, ये सामूहिक मिलकर जब तक चीन पर दबाव नहीं डालेंगे तब तक चीन से निपटना मुश्किल होगा। राजेश जी। ठीक है, एक बड़ी खबर है, उसके बाद पीके सहगल सर मैं आपके पास आता हूं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की तालिबान पाकिस्तान से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। तालिबान पाकिस्तान के बीच चरम पर तनाव। तालिबान ने दी है अंजाम भुगतने की चेतावनी। हम तालिबान से जंग नहीं चाहते, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोलते हैं। भारत अफगानिस्तान का व्यापार रोक देंगे, ख्वाजा आसिफ कहते हैं। तालिबान पाकिस्तान के बीच चरम पर तनाव। तालिबान ने दी है अंजाम भुगतने की चेतावनी। हम तालिबान से जंग नहीं चाहते, ख्वाजा आसिफ। भारत अफगानिस्तान का व्यापार रोक देंगे। इसको हम समझने की आगे कोशिश करेंगे। क्या कुछ ख्वाजा आसिफ ने कहा वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारी मैं आपको दे दूं। तालिबान पाकिस्तान में जंग क्यों? टीटीपी को लेकर आमने सामने दोनों देश हैं। डुरंड लाइन को लेकर भी दोनों के बीच तनाव है। डुरंड लाइन को सीमा मानने से तालिबान का इनकार। टीटीपी के हमलों से पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है। तालिबान से डरे क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? दरअसल एक आतंकी हमला टीटीपी ने वजीरिस्तान में किया और उसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान के अंदर घुसकर वहां पर 7 से 8 आम नागरिकों की मौत हो गई और फिर सीमा पर घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री पाकिस्तान क्या कुछ बोल रहे हैं वो एक बार आप देख लीजिए। तालिबान के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं। अगर तालिबान अफगान धरती पर पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों पर अंकुश लगाने में विफल रहता है तो उसे काबुल को सुविधा बंद करने का अधिकार है। अगर तालिबान पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों पर लगाम नहीं लगाता तो हम काबुल को भारत के साथ व्यापार के लिए दिए जाने वाले गलियारों को बंद कर सकते हैं। ये ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री पाकिस्तान बोलते हैं और इसको समझना होगा भारत के लिहाज से भी। क्योंकि यहां पर भारत की एंट्री हो जाती है। मेजर जनरल पीके सहगल सर, पहले तो जो झड़प चल रही है उसके ऊपर मुझे लगता है कि बात कर ली जाए। किस प्रकार से हम देखें, पाकिस्तान एक एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के अंदर करता है और उसके बाद फिर अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान मोर्चा संभालता है। और कल एक ऐसी खबर भी सामने आई जहां पर पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था तालिबान के सामने। जो मौजूदा तनाव है सर, उसमें सबसे बड़ा अहम पॉइंट कि रिमोट कंट्रोल से तो पाकिस्तान चलाना चाहता था काबुल को, लेकिन रिमोट कंट्रोल के सेल कैसे खत्म हो गए सर? ये इशू जो है इसके बहुत ही बड़े पहलू है और इसको समझने के लिए 3-4 चीजें बड़ी लाजमी है। सबसे पहले कि जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने हर प्रकार से मदद की तालिबान की और वो चाहता था कि उसको डिफेंस इन डेप्थ मिलेगी। लेकिन जब से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आई है उसके वो ख्वाब खत्म हो चुके हैं। तालिबान उनका कोई भी हुक्म नहीं मानता और तालिबान जो है वास्तव में उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरे के रूप में उभर रहा है। क्योंकि तालिबान और तरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आपस में गठबंधन है और बड़े पैमाने पर जो सीपेक के ऊपर हमले हो रहे हैं और जो ड्रोन लाइन के इस तरफ के हमले हो रहे हैं उसमें वास्तव में टीटीपी इन्वॉल्व है और टीटीपी को बहुत बड़ी सेंचुरीज जो है वो अफगानिस्तान में है। दूसरा जो है, जहां तक ड्रोन लाइन का ताल्लुक है, 19 जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने और तालिबान 1 और तालिबान 2 ने किसी ने भी ड्रोन लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। क्योंकि बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान जो है इस साइड में भी है तो वो चाहते हैं कि दैट शुड बिकम द हिस्सा ऑफ अफगानिस्तान। दूसरा, उनके लोग आने जाने के लिए वो रास्ते जो बंद कर रहा है और जो बॉर्डर फेंसिंग करना चाहता है उसका जबरदस्त विरोध है और उन्होंने साफ तौर पे क्या कर उसने ये बॉर्डर फेंसिंग लगाई तो हम इसको तोड़ देंगे। तीसरा, जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान भी साफ तौर पे जानता है कि अफगानिस्तान वाज एबल टू स्टैंड अप टू अमेरिका एंड द नेटो फॉर 16 इयर्स और अमेरिका जब वहां गया कई बिलियन का डॉलर्स का सामान छोड़ गया। उनके पास कई प्रकार के हेलीकॉप्टर्स है, कई प्रकार के हवाई जहाज हैं, हर प्रकार के मॉडर्न टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उनके मिसाइल्स हैं, हैंड वेपन्स हैं और
कई प्रकार के आई विल से स्मॉल आर्म्स फायर है, और वो पाकिस्तान आर्मी से भी शायद सुपीरियर है। जी। ऐसे में तालिबान को मिलिटरी हराना इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी, और ये पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है। जो उसने एयर स्ट्राइक की है, साफ तौर पे अफगानिस्तान ने भी उसके रिटेलिएट किया, और साफ तौर पर उनको कहा कि अगर आपने दोबारा इस माफी की जरूरत की तो हम बड़े पैमाने पर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और पाकिस्तान कह रहा है कि अगर आपने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, और ये जो सेंचुरी दी हुई है और हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और तहरीक तालिबान उसको उस पर रोक नहीं लगाई, तो हम जो हिंदुस्तान के लिए आपको कॉरिडोर दिया है उसको बंद कर देंगे। उससे भी पाकिस्तान तालिबान कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो छाबार के तरह ऑल्टरनेटिव रूटिंग अवेलेबल है, हिंदुस्तान के साथ ऑल्टरनेटिव रूटिंग अवेलेबल है ट्रेड के लिए। ओनली थिंग थोड़ा खर्चा हिंदुस्तान का ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रेट चार्जेस ज्यादा लगेंगे, डिस्टेंस ज्यादा है। और अगर पाकिस्तान ये करता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को भी हो सकता है, क्योंकि तालिबान जो है बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और आज पाकिस्तान की फोर्सेस जो काफी से ज्यादा आई विल से डिसिपेटेड है, वो ईरान के साथ भी लड़ाई हो रही है, अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई हो रही है, बलूचिस्तान में भी उनको अपने सीपे की सिक्योरिटी के लिए लगाना पड़ा है, सिंध में भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पीओके में भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये जहां तक गढ़ है इमरान खान का पख्तूनख्वा, उस इलाके में भी बहुत बड़े पैमाने पर, तो सिर्फ वो कंट्री को भी वर्चुअली इंटरनली भी चला रहे हैं, सारी इंडस्ट्री सारी इकोनॉमी को भी चला रहे हैं। ऐसे पे पाकिस्तान की आर्मी के पास दम ही नहीं है कि तालिबान के खिलाफ खड़े होकर मुकाबला वो अब तालिबान से लड़ सके। मैं फिर आता हूं सर, एक बार इस पॉइंट को एक बार फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आता हूं सर आपके पास, ठीक है डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने, लेकिन मुझे वो 2021 याद आता है जब तालिबान आगे बढ़ रहा था, लगातार पाकिस्तान मदद कर रहा था, फिर काबुल के अंदर उनके आईएसआई चीफ जो हैं चाय पीते हुए नजर आ रहे थे। अब कैसे हम देखें चूक कहां से हो गई पाकिस्तान से? पाकिस्तान ने तो इसी तालिबान को 20 साल तक पाला था, इसी पाकिस्तान ने इसी तालिबान को अमेरिका की आर्मी से छुपा कर रखा था, बचाकर रखा था, और ये उम्मीद रखी थी कि आने वाले वक्त में हम बड़े आराम से पूरे तालिबान पे कंट्रोल करेंगे। गलती कहां हो गई डॉक्टर अलू ने? राजेश जी, गलती इसमें जो आंतरिक राजनीति गलती उसकी हो गई है, क्योंकि जो पख्तूनिस्तान का जो असल बाशिंदा है इमरान खान, वो जेल में है। और जब तक इमरान खान प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जो जहां पर टीटीपी काम करती है, जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, तो जब तक इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इमरान खान के दौर में आईएसआई के जो रहनुमा है वो वहां पर गए भी थे, और चाय पीती हुई तस्वीर ने पूरी दुनिया में ध्यान भी खींचा था। जैसे ही आपने इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया, सत्ता से हटाया, तो वापस आतंकी हमले शुरू हो गए, तालिबान ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें भी बहुत ज्यादा फूट है, क्योंकि एक जो धड़ा है वो आतंकवाद को प्रश्रय देता है, एक धड़ा तालिबान को प्रश्रय देता है, दूसरी कुछ लोग जो है धर्म के आधार पर रहनुमाई करते हैं, और कुछ लोग जो है अपने राष्ट्र की बात करते हैं। तो पाकिस्तान देखिए, जो अवैधानिक सत्ताएं होती है राजेश जी, किसी भी देश में यदि अवैधानिक सत्ताएं, तो उन सत्ताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो तालिबान की सत्ता हो या वो पाकिस्तान की सत्ता हो। यदि लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली सरकारें हैं तो लोकतंत्र की वो परवाह करती, वो लोगों की परवाह करती। लेकिन पाकिस्तान में न तो वहां की सरकार को, न सेना को लोगों की परवाह है, न तालिबान को लोगों की परवाह है। तो तालिबान जिस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, देखिए उसके दो फैक्टर है। एक तो अफगानिस्तान डुरंड रेखा को मानता नहीं है, दूसरी बात वो है कि तालिबान पख्तूनिस्तान को बनाने के लिए बहुत ही वो तैयार बैठा है आक्रामक तरीके से, और पख्तूनिस्तान तभी बन सकता है जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई बॉर्डर नहीं हो, खासकर वजीरिस्तान जैसे इलाकों में, खासकर खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाकों में। तो तालिबान सही कर रहा है, और आने वाले समय में तालिबान को रोकना पाकिस्तान के लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान है, वो पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ा देगा। पाकिस्तान गहरे दबाव में है, और इसीलिए जो ख्वाजा है वो अब भीख मांग रहे शांति की, जो शांति स्थापित होती हुई दिखती नहीं है जब तक इमरान खान जेल में है। राजेश जी, ठीक है,
ठीक है मेजर जनरल पीके सहगल सर, लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पनप रही है सर। मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो और लंबी बातचीत हो सकती है। जिस प्रकार से पाकिस्तान है, लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन और ना जाने कितने आतंकी संगठनों का वो नर्सरी है। माना जाता है कि यहीं से आतंक पैदा होकर दुनिया भर में फैलता है। फिर अगर अफगानिस्तान को देखें, वहां पर तालिबान है, अलकायदा है, आईएसआईएस खुरासान है, फिर ईरान है जिसने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की, वहां पर हुती है, हिजबुल्लाह है, हमास है और कई आतंकी संगठन हैं। तीनों ही देश बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझे हुए हैं ये बताने में कि नहीं तू आतंकी पालता है, नहीं तू आतंकी पालता है, तू आतंकी पालता है। किस प्रकार से देखें सर? देखो, हमारे एमईए ने 24 आवर्स या 48 आवर्स पहले एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उनका नाम लिए हमारा पड़ोसी देश जो है बड़े पैमाने पर अपने नेबर्स के ऊपर हर प्रकार के जुल्म ढा रहा था, हर प्रकार से आतंकवाद की घटनाएं को अंजाम दे रहा था, ड्रग्स को भेज रहा था, फेक करेंसी को भेज रहा था, असला भेजता है, एमुनिशन भेजता है। और वही जो इसने नाग पाले हुए हैं, आज वही नाग जो है पाकिस्तान को डसना शुरू हो गए। उसने कहा कि आपने अपने आप को संभालिए, अगर अपने आप को आज भी नहीं संभाला तो वास्तव में जो आपके साथ हो रहा है उसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार हैं। अगर आप देखो तो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी थी कुछ दिन पहले, जब उन्होंने यूएन में रेजोल्यूशन मूव किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो उनकी मुसीबतों की वजह जो है अमेरिका है, अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है और ईरान है। तो एमईए ने इनडायरेक्टली साफ तौर पे कहा कि आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए, अपने आप की तरफ देखिए, आप ही दूसरों को तंग कर रहे हो। दूसरे देश जो है हम किसी प्रकार से आपके लिए खतरा नहीं है, ना ही हम खतरा पैदा करना चाहते हैं। इसी माफिक ईरान भी नहीं करना चाहता, अफगानिस्तान भी नहीं करना चाहता, लेकिन आपके यहाँ से जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है उनको बंद कीजिए। अगर उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वास्तव में आप अपनी लगाई हुई आग में जुलूस मरोगे और इसको कोई भी नहीं बचा सकता, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और ये असलियत है और पाकिस्तान इस असलियत को जान नहीं रहा, पहचान नहीं रहा। जहां तक वो अपने चूक की बात की, मेरे मुताबिक कोई चूक नहीं हुई। उसने सिर्फ तालिबान का कैरेक्टर को नहीं ठीक तरह से समझा। उन्होंने जो 16 साल उन्होंने अमेरिका के आगे नहीं झुके, वो अभी आजादी पाने के बाद में क्यों पाकिस्तान के सामने झुकेंगे? वो किसी भी हालत में पाकिस्तान के आगे झुकेंगे नहीं, किसी भी हालत में पाकिस्तान से कोई आदेश नहीं लेंगे। वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश सिद्ध करना चाहते हैं और वास्तव में वो तो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं एंड शरिया लॉ लगाना चाहते हैं। कुछ एरिया जो है वजीरिस्तान वगैरह में, वहाँ पाकिस्तान की सरकार की अभी भी रेट नहीं रन करती, वहाँ हर प्रकार से कब्जा हो गया हुआ तरीके तालिबान पाकिस्तान। वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है टीटीपी चला रही है। ठीक है सर, मैं एक पॉइंट आपसे जो समझना चाहता हूं पीके सहगल सर, क्योंकि हम बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा कर रहे हैं सर, मैं जो समझना चाहूंगा आपसे कि अमेरिका जब 2021 में गया अफगानिस्तान को छोड़कर 7.1 बिलियन के हथियार इक्विपमेंट वो छोड़ के गया, और जिस प्रकार से आज तालिबान उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, ईरान के खिलाफ भी आने वाले वक्त में हो सकता है, क्या वो एक रणनीति का हिस्सा था सर? क्योंकि या फिर अमेरिका के लिए वाकई में ये ले जाना मुश्किल था? देखो, अमेरिका जो 7.1 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ हथियार छोड़ गया है, इनिशियली पाकिस्तान बड़ा खुश था। पाकिस्तान समझता था कि तालिबान के माध्यम से ये पाकिस्तान की आर्मी के पास मिल जाएंगे और वो इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगा हिंदुस्तान के कश्मीर के खिलाफ और हिंदुस्तान के पंजाब के खिलाफ। उसका ये भी था इरादा कि वो अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों को हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाएगा, लेकिन उसकी तमाम उम्मीदें जो है वो विफल हो गई। हिंदुस्तान और वास्तव में तालिबान के रिश्ते नाते बहुत अच्छे हैं। वो आपस में वो साफ तौर पे चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करें, और जितने हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट्स थे वो आज दोबारा चलना शुरू हो चुके हैं। और तालिबान अश्योर कर रहा है हिंदुस्तान को कि जो प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान के पहले प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमला भी हो जाता था, अभी किसी प्रकार से आपके हमले नहीं होंगे और आपको कोई चिंता की नहीं, आवश्यकता नहीं सिक्योरिटी की। हम हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो साफ तौर पे समझ गए कि हिंदुस्तान जो है वास्तव में अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक काम कर रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है,
उनकी हेल्थ केयर बढ़ा रहा है, उनके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है, जी। और कई तरीकों से उनकी मदद कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो 50,000 टन हिंदुस्तान ने फ्री में उनको अनाज भी दिया था, तो कोविड की वैक्सीन भी उनको फ्री में दी थी, और हिंदुस्तान बिल्कुल। आज भी बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी सब्सिडाइज तरीके से उनकी सहायता कर रहा है। और जहां तक आपको कह रहे हो आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त खतरा होगा अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन ईरान को अफगानिस्तान की तरफ से कोई खतरा नहीं होगा। आई डोंट थिंक फॉर द टाइम बिंग अफगानिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान तो चाहता है कि दूसरे देश उसको रिकॉग्नाइज करें। अभी उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसको अभी तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, कुछ हद तक उसको रिकॉग्निशन मिल रही है चीन की वजह से, बिकॉज चीन अपना BRI करना चाहता है, और चीन जो है वहां के जो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। ठीक है, मैं आता हूं सर, फिर आता हूं एक पॉइंट आपके पास लेकर, लेकिन डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने जो समझना चाहूंगा मैं आपसे कि ईरान का भी झगड़ा पाकिस्तान के साथ चल रहा है, पाकिस्तान का झगड़ा तालिबान के साथ भी चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ भी चल रहा है, पाकिस्तान का झगड़ा हिंदुस्तान के साथ भी चल रहा है। क्या ये वो वक्त नहीं आ चुका है जब इस्लामाबाद में बैठे और रावलपिंडी में बैठे लोगों को सोचना चाहिए कि जो इस वक्त आपके पड़ोस में हो रहा है और जो इस वक्त आपके साथ हो रहा है उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं? राजेश जी देखिए, किसी भी राष्ट्र की एक राष्ट्रीय नीति होती है जिसके अनुसार उसका संचालन होता है, लेकिन पाकिस्तान का दुर्भाग्य यह है कि उसकी जो नीतियां हैं वो उसके जन्म से ही उसकी धार्मिक नीतियां हैं, उसकी जातीय नीतियां हैं। अब पाकिस्तान जो है वो कौमों और फिरकों में बटा हुआ देश है। देखिए भारत में आप देखिएगा कि भारत जब आजाद हुआ तो बाकायदा पंचवर्षीय योजना शुरू हुई भारत में जो है लोक सेवा आयोग बने, जहां पर की जो गरीब परिवारों के बच्चे चुनकर आए उनको कलेक्टर बनाया गया। तो ये जो योजना थी ये सामंतवाद पर तुरंत प्रहार था, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में चाहे सत्ता हो चाहे सेना हो, जो 10-12% लोग हैं जो खासकर पंजाबी हैं, वो जो सामंतवादी ताकत है वो वहां पर हावी है। तो वो ही सर्वोच्च स्तर पर नेता में होते हैं, वही सेना में होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि सामान्य जनमानस है उसकी आवाज तो कभी सुनी ही नहीं जाती, क्योंकि यदि आप सामान्य जनमानस की आवाज को सुनेंगे तो आप वाघा बॉर्डर को खोल देंगे। अब वाघा बॉर्डर को जैसे खोला या भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हुए तो वहां के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या जो मध्यम वर्गीय तबका है वो अचानक उन्नति करने लगेगा। लेकिन वहां पर व्यापार में किसका कब्जा है? वहां पर सेना का कब्जा है व्यापार में। वहां पर राजनीति में किसका कब्जा है? आप भुट्टो परिवार देख लें या अयूब खान का परिवार देख लें, नवाज शरीफ का परिवार देख लें, मतलब जो सेना है और जो सामंतवादी तत्व है। तो ऐसे में पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति यदि बनेगी तो आम लोगों की आवाज सुनी जाएगी, लेकिन वहां पर आम लोगों में से न तो कोई पद्मश्री चुना जाता है, न कोई पद्म विभूषण होता है, नहीं पाकिस्तान में आम लोग जो है वो सर्वोच्च पदों तक पहुंचते हैं। जनरल मुनीर सब कुछ होते हैं। सर समय थोड़ा सा कम होता जा रहा है, माफी चाहूंगा आपसे डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने। लेकिन मेजर जनरल PK सहगल सर, मेरा आखिरी पॉइंट, क्या हम चीन की स्ट्रेटेजी में एक चेंज देख रहे हैं? पिछले 1 महीने के अंदर उसने ईरान में भी एयर स्ट्राइक की है, उसने अफगानिस्तान में भी एक एयर स्ट्राइक की है। यह क्या संदेश है आने वाले वक्त के लिए सर? देखो इस समय पाकिस्तान के अंदर जो सरकार है वीकेस्ट सरकार है, लेकिन वो वास्तव में सिद्ध करना चाहते हैं अपने लोगों को, अपने अवाम को कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, एक स्ट्रॉन्ग सरकार है। ये केवल 46 लोगों की सरकार है। जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है वो आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं इशू बेस के ऊपर, और पाकिस्तान की आर्मी और ISI वहां के अवाम को साफ तौर पे नजर आना शुरू हो गया कि आज सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ जो है उनके अपनी फौज, अपने ISI और उनकी नीतियां हैं। उन्हीं की वजह से पाकिस्तान के सारे जो मुसीबतें उसी की वजह से। लेकिन पाकिस्तान उनको सिद्ध करना चाहता है कि नहीं, हम हर प्रकार से सुरक्षित है, आप हर प्रकार से मजबूत हो। अब देखो कंगाली है, बेरोजगारी है, कीमतें आसमान को छू रही है, IMF लोन दोबारा उनको लास्ट ट्रांche दे रहा है, क्योंकि उसकी जो शर्तें हैं उससे पाकिस्तान और बहुत कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। वैसे ही उनकी करेंसी जो है पहले ही 225 या 226 रुपए का एक डॉलर है, लेकिन उनके जितने भी मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके सब बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं। वो उनकी मिलिट्री जो है पूरा देश को रुइन कर रही है।
60 से 70% जो रेवेन्यू है वो आर्मी उसको जब्त करती है और आर्मी आतंकवाद को फैलाने के लिए लगाती है। अभी पाकिस्तान को जरूरत है कि ये आतंकवाद को छोड़े और ये सारा का सारा जो पैसे अपने अवाम के हित में लगाए। लेकिन ये दो परिवार जो हैं, चाहे वो बेनजीर भुट्टो का परिवार हो या नवाज शरीफ का परिवार है, ये तो अपने आप को हिंदुस्तान के परिवार नीतियों के माफिक अपने आप को एग्रेटाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम की इनको कोई परवाह नहीं है और बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान का अवाम ये असलियत को समझे और असलियत को जाने और वो कार्रवाई करे। बस एक समय थोड़ा सा कम हो गया सर, बस 30 सेकंड के लिए डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने आपके पास आ रहा हूं एक छोटा सा सवाल लेकर। कल ही इमरान खान की एक स्टेटमेंट भी आई है कि यह सरकार 5 महीनों के अंदर गिर जाएगी। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, आप क्या देख रहे हैं इस बारे में, क्या सोच पा रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं कि दिखने में यूं तो यारो गर्दे गुबार छट रही है, हकीकत में रेवड़ी अंधों में बट रही है। आसमां फटा हुआ है, पैबंद कहाँ लगाए, सच पूछो यारो जिंदगी तो कट रही है। पाकिस्तान की राजनीति का हाल कुछ ऐसा ही है कि वहां पर जो अल्पमत में थे उन्होंने रेवड़ियां बांट दी, लेकिन वो रेवड़ियां ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इमरान खान बिल्कुल सच कहते हैं, क्योंकि जिस देश में स्थापित राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा यदि निर्दलीय जीतने लगे तो उस देश के लोकतंत्र का हाल आप समझ सकते हैं, उस देश की सत्ता का हाल समझ सकते हैं, और वह देश किस प्रकार से गृह युद्ध की कगार पर पहुंच रहा है ये भी आप समझ सकते हैं। राजेश जी, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल पीके सहगल सर बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार ग्लोबल ब्रेकिंग के जरिए दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।